नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम मार्च 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसके के अंदर फरवरी के करंट अफेयर्स आपके कंपाइल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइलाइट्स के अंदर राजस्थान सरकार का जो 2025-26 का यानी जो रिसेंट ईयर का जो बजट है वो रिलीज़ हो गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इस बार जो क्रोनोलॉजी है उसके में जो विशेषांक है उसके अंदर यही बजट जो है वो अच्छी तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे दो महिलाओं की यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखेगी। ये जो है इनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन। और इन्होंने जो है अभी 67th जो ग्रैमी अवार्ड अभी वितरित किए गए हैं, उसके अंदर इन्होंने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है। तो इनको हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इसलिए इनके बारे में हमें कुछ फैक्ट्स जो है वो ध्यान रखने हैं। ये एक बिज़नेस वूमन भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। और इनका जो म्यूज़िक एल्बम है, कौन-सा नाम है इसका? त्रिवेणी। उसके लिए इनको जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो आपको ये महिला दिख रही हैं, इनका नाम है रेखा गुप्ता, एडवोकेट रेखा गुप्ता। और ये जो हैं दिल्ली की चौथी महिला सीएम के रूप में जो है अपॉइंट की गई हैं। और और जो न्यूज़ है उसमें देखिए उत्तराखंड जो है उसके अंदर हमारे 38th जो नेशनल गेम्स है वो भी संपन्न हुए हैं। तो स्पोर्ट्स क्योंकि हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, स्पोर्ट्स पर्सन्स पे क्वेश्चन आता है, तो ये हम आगे डिटेल में जो हमारा खेल परिदृश्य है उसमें इसको पढ़ेंगे। और देखिए इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए मणिपुर जो है उसके अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता को लेकर के आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्राइबल आंदोलन वगैरह जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने जो है इसके लिए इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया गया है। मौद्रिक नीति अगर आप देखें उसमें अभी इस जो है रेपो रेट जो है वो 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दी गई है। इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे, वो हम आगे आर्थिक परिदृश्य में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनको नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले जो है एक 2023 में एक्ट लेकर के आए थे, जिसका के फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसमें ये कहा गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमेटी के द्वारा की जाएगी, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा की जाएगी। उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक तो होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और एक होंगे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है कि भाई अलग-अलग तरीके से जो है अलग-अलग डिपार्टमेंट से जो है लोग आ रहे हैं और जो है अपोज़िशन को भी इसमें मौका दे रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपने ट्रैक किया होगा, राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह हैं, तो मेरा यहाँ क्या काम है? तो मतलब दोनों लोगों ने अपनी सहमति से ही किसी को अपॉइंट किया होगा, तो यहाँ जो लीडर ऑफ अपोज़िशन है उसकी कोई वैल्यू जो है वो रह नहीं जाती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था? तो इससे पहले जो है इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो होते थे। तो अब जो है पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के हाथ में ये चीज़ दे दी गई है। तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही जो ये अपॉइंटमेंट है वो दे दी गई है। तो अभी जो पहले राजीव कुमार हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अब उनकी जगह जो है ज्ञानेश कुमार को इस कमिटी के द्वारा जो है वो इस सिलेक्शन कमिटी के द्वारा जो है वो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हमें इस एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। इससे पहले जो है 1991 का एक्ट हुआ करता था, इसको रिप्लेस करके 2023 का एक्ट जो है वो लाया गया है। और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें टी20 वर्ल्ड कप जो है, जो भारत ने अंडर 19 में जो महिलाओं ने जीता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा फ्रंट पेज है उसमें देखिए प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार ये दिया गया है। और इसमें हम क्यों पढ़ेंगे इस पुरस्कार को? क्योंकि इतना तो महत्वपूर्ण है नहीं, हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में जो राजस्थान में जो व्यक्ति हैं, राजस्थान की जो संस्थाएं हैं या जो व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, उसके बारे में हमको ये जो है बातें ध्यान रखनी है, सबको हमको नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि ये जो पुरस्कार है, ये भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इसके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनसे संबंधित जो भी लॉज हैं, कानून हैं, उनके जो हित की जो बातें हैं, उसको लेकर के ये कार्य करता है। और अगर इसके इतिहास के बारे में अगर हम जाएँ, तो आपने रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम सुना होगा। जॉर्ज अरुंडेल का नाम सुना होगा। जॉर्ज अरुंडेल एक फ़ेमस थियोसॉफ़िस्ट थे, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो
उनकी मिसेज़ जो है उनकी वाइफ़ जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो उनके द्वारा जो है ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई थी और 1962 के अंदर ये वेलफेयर बोर्ड जो है स्थापित किया गया था। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है हमारा पशुपालन डेयरी विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है। एक सांविधिक निकाय है, यानी कि एक कानून ला कर के जो है इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड को जो है वो स्थापित किया गया था। तो इसके द्वारा जो है ये प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि ये जो आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर जो है वो बल्लभ नगर हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं ये पुरस्कार जो है किन किन श्रेणियों में दिया गया है। तो देखिए ये निम्न जो है 5 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे वकालत के लिए अखिल जैन को दिया गया है। इतने सारे नहीं ध्यान रखेंगे, इस थर्ड पॉइंट पे आइए। जीवन पर्यंत पशु सेवा, ये पुरस्कार किसको दिया है? ये पुरस्कार हमारे राजस्थान के जोधपुर में ओसियाँ के अंदर जो हरनारायण सोनी हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मैगज़ीन्स में मेरी चीज़ें मार्क नहीं की हुई है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर आप देखिए संस्थाओं के ऊपर आइए, तो संस्थाओं के अंदर अगर आप देखेंगे, तो ये पुरस्कार जो है यहाँ पर राधे कृष्ण जो ट्रस्ट है, राधे कृष्ण मंदिर हाथी ट्रस्ट है, हाथी कल्याण ट्रस्ट है, उसको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए जीव दया जो पुरस्कार है, सॉरी, जो जीव दया पुरस्कार है, ऊपर हमने पढ़ा था प्राणी मित्र पुरस्कार, उसमें राजस्थान के एक व्यक्ति को दिया गया है। उसके अलावा जीव दया पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो इसमें स्कूल संस्थाओं वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर जो है ये पुरस्कार हमारे राजस्थान में जो जयपुर का मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जो हैं जयपुर में, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। हालाँकि और भी सारे लोग हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा मास्टर चैतन्य एम सक्सेना, उनको ये जो है पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो 2 ही व्यक्तियों के आपको नाम ध्यान रखने हैं। प्राणी मित्र के अंदर तो जो है हरनारायण सोनी, उनको जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए दिया गया है। और जो जीव दया पुरस्कार है, वो जो है उसके अंदर हमारे स्कूल संस्थाएँ शिक्षक जो है, शिक्षक के रूप में मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जो हैं जयपुर के, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको बातें याद रखनी हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये एक एडवाइज़री बॉडी है, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। वल्लभ नगर हरियाणा के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है, 1962 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये सारी बातें हैं और इसके तहत जो है प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार दिए गए हैं। अब हम चलते हैं वन लाइनर्स के ऊपर और वन लाइनर्स में इस बार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमको डिटेल में कुछ चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नासा ने जो है अपना एक डिश वॉशर के आकार का जो है एक उपग्रह जो है लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ये एक लूनार उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर ये जाएगा और चाँद पर जो है पानी की खोज के लिए इसको जो है देखा गया है। और उसके अलावा जो मून का जो वाटर साइकिल होता है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए इसको वहाँ पर भेजा गया है। तो इसका नाम है ट्रेल ब्लेज़र ऑर्बिटर, लूनर ट्रेल ब्लेज़र ऑर्बिटर। अच्छा, ये जो है नासा के 2 प्रोग्राम से, एक तो है आर्टेमिस मिशन, आपने सुना होगा आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम के बारे में। तो ये आर्टेमिस जो प्रोग्राम है, जो कि चाँद की सतह जो है उसका पूरा अध्ययन करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है, उसी का ही एक पार्ट है। उसके अलावा एक और इसका नासा का एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है सिम्प्लेक्स प्रोग्राम, सिम्प्लेक्स, LEX, सिम्प्लेक्स प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये जो प्रोग्राम है इसके तहत छोटे उपग्रह जो है वो भेजे जाएंगे और जो भी प्लैनेट्स है या सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर खोज जो है वो की जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर एक डिशवॉशर आकार का है ये उपग्रह और इसका नाम क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेज़र ऑर्बिटर, नाम ध्यान रखे रहेगा और नासा के द्वारा इसको भेजा गया है। फिर देखिए अभी हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्था। सामरिक यानी कि जो हमारे युद्ध से संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में ये अध्ययन करती है। और इसने कहा है कि अभी जो है सबसे ज़्यादा रक्षा पे जो व्यय कर रहा है वो देश है अमेरिका। 62% आपकी खुद की इनकम का, ये जीडीपी का जो है व्यय जो है वो अमेरिका कर रहा है रक्षा व्यय पे, यानी डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज़्यादा किसका है? अमेरिका का है। फिर देखिए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इसका ये कहाँ पर संपन्न हुआ? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आप देखिए कि 70 ईयर्स के बाद में पहली बार जो है दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, 70 ईयर्स के बाद पहली बार इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। और मराठी साहित्य अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच है। आप देखिएगा कि इसमें 13वीं से 17वीं शताब्दी तक मराठी साहित्य में काफ़ी सारी रचनाएँ लिखी गई। अगर आप संत एकनाथ के बारे में पढ़ेंगे, संत एकनाथ हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हम पढ़ते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, उसके अंदर हम इनके बारे में पढ़ते हैं। संत एकनाथ के जो अभंग है वो इसी मराठी भाषा में है। समर्थ रामदास जो हैं, इनकी जो रचनाएँ हैं वो इसी के अंदर लिखी गई हैं।
तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नामदेव जो हैं, नामदेव एक बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, उनकी जो रचना है वो मराठी साहित्य में है। तो इनका जो अभी सम्मेलन हुआ है, मराठी साहित्य सम्मेलन। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्लासिकल लैंग्वेज भी है। हमने 5 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, अगर आपको याद हो, 2024 वाली जो क्रोनोलॉजी है उसमें पढ़ा था। तो उसके अंदर ये एक साहित्यिक भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो अब इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली के अंदर हुआ। ये 90th जो है इसका सम्मेलन था। फिर देखिए G20 के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये जो है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है इसकी जो बैठक है वो आयोजित की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये नेपाल के साथ में हमने समझौता किया है। फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, भारत और कतर जो है संयुक्त व्यापार फोरम, इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत और कतर के जो संबंध है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कतर जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी जो है वो सदस्य है। हमारी 25% पॉपुलेशन जो है कतर में निवास करती है। रेमिटांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हमको जो है वहाँ से आते हैं। तो हमारे एक अच्छे रिलेशंस हैं वहाँ पे। आगे हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कतर के साथ में हमने जो है पेमेंट्स के लिए यूपीआई, हमारा जो यूपीआई है वो हमने वहाँ पे लॉन्च किया है। उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे समझौते हैं जो कतर के साथ में वहाँ पर साइन किए हैं। तो कतर से जो हमारे रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे भारत की जो प्रधानमंत्री है उनकी अमेरिका की यात्रा, ये भी हमको आगे पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए सोल लीडरशिप सम्मेलन, ये भी अपने तरीके का पहला लीडरशिप सम्मेलन है। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। सोल का यहाँ फुल फॉर्म है SOUL, ठीक है, सोल। सोल का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इसमें क्या होगा कि जो विभिन्न स्ट्रीम्स के या फील्ड के जो लीडर्स होते हैं उनको जो है एक मंच प्रदान किया जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई मीडिया से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो उनको जो है एक मंच जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए एक पूरी संस्था की स्थापना की जा रही है गांधीनगर गुजरात के अंदर भी, जहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग अकेडमी की जो है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि सोल लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, और पहली बार है जब इस तरीके का किसी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फिर देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर इसके कई कुछ पॉइंट्स है। 0 से 100 तक जो है ये पॉइंट देता है इसके अंदर। जिसके जितने, मान लीजिए जिसका 0 पॉइंट है, इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई करप्शन है। और अगर 100 में अगर वो आता है तो यानी कि वो काफ़ी क्लीन कंट्री है, करप्शन वहाँ पर नहीं है। तो अब देखिए इसमें जो है भारत की रैंक जो है इस बार फिर से जो है 96th रैंक है। भारत की रैंक इसमें कमज़ोर है। हमारा जो अंक है वो इसमें फिसल गए हैं। तो रैंक का आप ध्यान रखिएगा, 180 देशों के अंदर भारत की रैंक जो है इसमें 96 रैंक है। तो जो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक को आपको ध्यान रखना है। 96 जो है भारत की इस बार रैंक रही है। फिर देखिए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का कौन सा देश हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपको ये पता हो कि ओपेक कंट्रीज़ क्या होती हैं। तो ओपेक जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो इसका प्रोडक्शन करती है और जो निर्यात करती है, उन देशों का एक पूरा एक कार्टेल है या ग्रुप है, जिसको हम ओपेक देश कहते हैं। ओपेक प्लस का क्या मतलब है कि जो ओपेक में जो सदस्य नहीं हैं, उनके अलावा जो सदस्य इसके अंदर जुड़ रहे हैं, जो पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भी जुड़ रहे हैं, उनको हम ओपेक प्लस देश जो है वो कहते हैं। तो ये थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ओपेक के बारे में और ओपेक प्लस के बारे में। अगर हम ओपेक की बात यहाँ पर करें, तो ओपेक के अंदर जो है हमारे 12 देश जो हैं वो इसके अंदर सदस्य हैं। और टोटल अगर हम ओपेक प्लस को जोड़ लेते हैं इसके अंदर, तो अच्छा एक चीज़ पहले, ओपेक जो है, ओपेक के अंदर 12 सदस्य हैं। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं अगर मैं उनकी बात करूँ, तो वो 80% तक का जो है ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है यही देश करते हैं। इनके नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, वेनेजुएला है, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, इक्वाडोर, और उसके अलावा जो है इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, ये सारे जो देश हैं वो इसके अंदर ओपेक कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। 80% का जो हमारा ऑयल रिजर्व्स है, उन पर जो कंट्रोल है वो इन्हीं जो है वो देशों का है, इन्हीं 12 कंट्रीज़ का है। अब देखिए जो ओपेक प्लस है, उसके अंदर 12 तो ये ओपेक कंट्रीज़ आती हैं, और उसके अलावा जो है 10 जो है नॉन ओपेक कंट्रीज़ आती हैं। नॉन ओपेक कंट्रीज़ में कौन-कौन से नाम हैं? जैसे कि कज़ाकिस्तान है, ब्रुनेई है, ठीक है, ओमान है, मेक्सिको है। अच्छा एक चीज़ और, नॉन ओपेक कंट्रीज़ में रशिया का भी नाम आता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉन ओपेक कंट्रीज़ में रशिया भी सम्मिलित है।
ठीक है। क्या भारत सम्मिलित हो सकता है क्या? नहीं, भारत तो खुद एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, सॉरी इम्पोर्ट पे डिपेंड है अपने ऑयल की ज़रूरतों को लेकर के, तो भारत इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जो ऑयल की जो प्राइसेज़ है, उसको कंट्रोल भी करते हैं, ऑयल मार्केट पर पूरा इनका मोनोपोली जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। ओपेक की स्थापना मैंने आपको बताया, ओपेक की 1960 के अंदर हुई थी और जो ओपेक प्लस है इसकी स्थापना जो है 2016 के अंदर की गई, जिसके के अंदर नॉन ओपेक जो देश हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो अब टोटल जो है इसके सदस्य अगर हम कहें तो 22 इसके जो है वो सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, वियना के अंदर है, जो कि ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। तो ये सारी बातें थी ओपेक और ओपेक प्लस देशों को लेकर के। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारे देश के राष्ट्रपति कौन से कंट्री के जो राष्ट्रीय दिवस है उस पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस है उसमें शामिल होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो एआई है उस पर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बार आरएस प्रीलिम्स में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है किसी एग्जाम में और पूछे। तो आप याद रखिएगा कि जो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन है ये पेरिस के अंदर आयोजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए हाल ही में माले या जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है, उसने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन यानी बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता बांग्लादेश से किसने जो है वो ग्रहण की है। तो आप देखिए कि बांग्लादेश से इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत ने भी ग्रहण की है। और इनका जो है अगर आप देखें इसमें सदस्यों के रूप में बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे जो देश हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। और इनका जो है इनके बीच में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी जो है संपन्न होती हैं। मतलब कि जो हमारा जो अरब सागर सॉरी बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पर किस तरीके से जो है हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो संगठन है आपका जो है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे चेन्नई के अंदर ही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बहुत साफ-सा है कि भई वहाँ पर जो हमारी फ़िशरीज़ हैं, जो मत्स्य पालन है, उसको और जो लाइवस्टॉक मैनेजमेंट है, इसको कैसे हम संधारणीय बनाएँ, कैसे इसको इम्प्रूव करें और कैसे जो है इसके मार्केट को जो है एक्सप्लोर किया जाए। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे जो है चेन्नई के अंदर है, तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखिए मलेशिया और भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं जो बैठक है, वो हमारे कुआलालंपुर के अंदर संपन्न की गई है। और ये जो है मलेशिया इंडिया जिसको हम बोलेंगे मलेशिया इंडिया जो कोऑपरेटिव समिट है, डिफेंस कोऑपरेशन है। इसको लेकर के अगर मैं और चीज़ें आपको बताऊँ, तो मलेशिया और भारत के बीच में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो हरिमन शक्ति जो एक्सरसाइज़ है, ये हमने पहले पढ़ी थी, हरिमन शक्ति। ये जो एक्सरसाइज़ है, ये युद्धाभ्यास है, ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। जंगलों के अंदर जो जंगल टेरेन है, उसके अंदर ये अभ्यास किया जाता है। तो ये थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ध्यान रखनी है। भारत और मलेशिया के संबंधों को लेकर के अगर कुछ चीज़ आए, तो आप उसको लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर देखिए पंचायत अंतरण सूचकांक, इसको इंग्लिश में कहेंगे पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। ये क्या है? तो पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स जो है, वो ये है कि भई जो पंचायतें हैं, उनको जो पावर्स हैं, जो आपको पता है कि 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 11वीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स अंतरण जो विषय हैं वो पंचायतों को अंतरित नहीं किए गए हैं। तो इसके अंदर जो है पंचायतों को ज़्यादा पावर दिए जाए, उसको लेकर के एक इंडेक्स निकाला गया है और इस इंडेक्स के अंदर बताया कि भाई कौन से जो राज्य है उसने सबसे ज़्यादा पावर्स जो है अपने पंचायती राज संस्थाओं को दे रखी है। तो उसके अंदर कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पर आता है ओवरऑल श्रेणी में। राजस्थान का भी इसमें जो है अच्छी पोजीशन है। राजस्थान की अगर हम देखें तो राजस्थान इसमें हाई स्कोर के साथ में 55 के स्कोर के साथ में जो हाई डिवोल्यूशन स्टेट्स हैं या जिनका अच्छा अंतरण है, वहाँ पर राजस्थान की पोजीशन है। अगर आपको और मैं इसमें लेकर के चलूँ तो आर्टिकल 243 जी जो है वो ये बात करता है कि राज्य सरकारें प्रयास करें कि जो पंचायतें हैं उनको जो है 29 जो विषय हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है विषयों पर पावर्स जो है उनका अंतरण किया जाए। तो आर्टिकल 243 जी भी आप ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों को अधिक से अधिक पावर दे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये है पंचायत अंतरण सूचकांक और इसमें ओवरऑल श्रेणी में कर्नाटक ने टॉप किया है। राजस्थान भी जो है वो हाई स्कोर के अंदर जो है वो इसमें आता है। फिर नेक्स्ट देखिए भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इक्विवेरिन। और ये आपको जानते ही हैं, तो हमने कई बार पढ़ा है इसके बारे में। और इसका इस अभ्यास को कहाँ किया गया है? तो मालदीव के अंदर ही इसको जो है वो इस अभ्यास को किया गया है। फिर देखिए उदयपुर के अंदर जो है उदयपुर के अंदर आयोजित राज्य के जल मंत्रियों की दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। जो जल शक्ति को लेकर के जो वाटर मिशन को लेकर के जो बैठक हुई है वो उदयपुर के अंदर की गई है। और इसके अंदर जो है
वाटर मिशन हमारा 2047 तक क्या होगा, उसको लेकर के चर्चाएँ की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, उदयपुर के अंदर सॉरी इसकी बैठक की गई है और इसका जो थीम था वो था भारत एट द रेट 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय ओलंपियन को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो मनु भाकर जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है और यही पुरस्कार अगर हम देखें तो जो पैरा ओलंपिक पैरा श्रेणी के अंदर जो है पैरा श्रेणी के अंदर जो है वो अवनी लेखरा को दिया गया है। दोनों ही निशानेबाज हैं और इनका भी पैरा ओलंपिक्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो बीबीसी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा टाटा समूह के चेयरमैन कौन है जिन्हें द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया? तो त्रिशा है, नाम ध्यान रखिएगा, ये वुमेन्स प्लेयर हैं। फिर देखिए भारतीय सेना की पूर्वी कमान जो ईस्टर्न कमान है जो कि बंगाल में है कोलकाता के अंदर, जिसका नाम है फोर्ट विलियम्स। तो आपको पता है फोर्ट विलियम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। इसका नाम चेंज करके जो है इस बार विजय दुर्ग कर दिया गया है। फिर देखिए धर्म गार्जियन ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में होती है। इक्वेरियन अभी अपने पीछे पड़ी थी, भारत और मालदीव के बीच में होती है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में, और ये 6th वाला था और जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए जो है एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है श्रीहरि नटराजन और ये जो हैं कर्नाटका के खिलाड़ी हैं और इनको जो है उत्तराखंड के जो भी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय खेलों को, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर को उनको बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार दिया गया है और ये जो है स्विमर हैं, क्या हैं? स्विमर हैं, तैराक हैं। इनको जो है बेस्ट एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है इसका? इनका नाम है श्रीहरि नटराजन। ठीक है, तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये त्रिवेणी के बारे में, चंद्रिका टंडन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये भारतीय अमेरिकी गायिका हैं और इनको इनके एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। इस एल्बम का जो नाम है वो देख लेते हैं। इसका नाम है बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम। ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग की जो श्रेणी है उसमें ये पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर ये रेखा गुप्ता के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। ये जो है शालीमार बाग सीट से जो है वो जीत करके आई थी। फिर देखिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल क्या है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड जो हैं इनको इसमें जो है अभी इसका डायरेक्टर बनाया गया है। ये जो तुलसी गैबार्ड है ये ऑलरेडी जो है आर्मी के अंदर सर्व कर रही हैं, जो अमेरिका की आर्मी है उसके अंदर इन्होंने सर्व भी किया है काफ़ी टाइम तक। तो इनको जो है इसका भी डायरेक्टर, वहाँ की अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका डायरेक्टर भी बनाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये दुबई यूएई के अंदर संपन्न हुई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने पीछे वो फैक्ट पढ़ा था पेरिस वाला। एआई एक्शन शिखर समिट कहाँ आयोजन किया गया? तो पेरिस में किया है। उसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? दुबई यूएई के अंदर आयोजित किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला होता है ये हर साल जो है वो किया जाता है। इसके इस बार जो है इसके थीम राज्य कौन से थे? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसके थीम राज्य हैं। फिर नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो अरब जो तेंदुआ होता है वो आपके जो ईस्टर्न जो ये कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे कि ओमान है, यमन है, यहाँ पर ये पाया जाता है और इसकी संख्या जो है काफ़ी तेज़ी से जो है वो घट रही है। इसके लिए जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन के अंदर जो है इसका थीम रखा गया है लीप्स ऑफ होप। क्या नाम रखा गया है? लीप्स ऑफ होप जो इसका नाम रखा गया है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए, मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लगाया गया? 11वीं बार लगाया। ये मैंने आपको बता ही दिया था। एन बीरेन सिंह जो है उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है। फिर देखिए इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित मीना चंदेल ये कहाँ से हैं? तो ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। ये ज्ञानेश कुमार के बारे में हमने पढ़ लिया था, इनके बारे में ही पढ़ लिया। फिर देखिए हार्बिन चीन में आयोजित नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो आधिकारिक शुभंकर जो है वो बिनबिन या निनी, जिसका नाम है बिनबिन या निनी। निनी क्या है? एक बाघ है, ये इसका शुभंकर है। फिर देखिए एक लास्ट में आज का जो है वो है एक बुक के बारे में है, बिल गेट्स की किताब है जिसका नाम है सोर्स कोड। सार्स लिखा है इसमें, ये सोर्स है, सोर्स कोड।
सोर्स कोड माय बिगनिंग्स। ये क्या है कि इनके चाइल्डहुड के ऊपर है कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू ऑक्सफोर्ड में जब ये ड्रॉप आउट करके इन्होंने ऑक्सफोर्ड सॉरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ड्रॉप आउट किया था। वहाँ से लेकर के बचपन से लेकर के हार्वर्ड तक की जो इनकी यात्रा है उसके बारे में इन्होंने सारी चीज़ें इसके अंदर अपनी लाइफ की लिखी हैं। ये किताब का नाम ध्यान रखिएगा, सोर्स कोड माय बिगनिंग्स। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिल गेट्स, अवनी लेखरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ऊपर मनु भाकर को ये पुरस्कार दिया है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर 11वीं बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लीव्स ऑफ होप किसके लिए? अरब तेंदुओं के लिए है। और तुलसी गेबार्ड कौन है? तो ये राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी अमेरिका की उसमें। फिर है रेखा गुप्ता, ये आपको पता ही है। अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय जो हमारे उत्तराखंड में जो खेल संपन्न हुआ है उसके अंदर श्रीहरि नटराजन को पुरस्कार दिया गया है, ये कर्नाटक से हैं। विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम्स। फिर देखिए यहाँ पर लूनर ट्रेबलाइजर ऑर्बिटर, ये नासा का है। और रक्षा व्यय में अमेरिका सबसे आगे। और मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली के अंदर 98 है। भारत कतर संयुक्त फोरम नई दिल्ली के अंदर। फिर देखिए जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 96 रैंक। ओपेक प्लस में कौन पर्यवेक्षक है? ब्राज़ील है। एआई एक्शन का शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? पेरिस के अंदर होगा। फिर देखिए यहाँ पर भारत और मालदीव का अभ्यास है एक्विवेरिन, और जापान के साथ में है वो धर्मगार्जियन है। और उदयपुर के अंदर जो है वो जल समिट जो है वो संपन्न किया गया। सो फ्रेंड्स, ये आपके हाइलाइट्स थे, और आज हम इसके आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, देखिए एक दो बार चीज़ों को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।